मैंटल, फिर कोर आता है, तो इसको हमने स्टडी किया था। फिर अर्थक्वेक देखे थे हमने, फिर उसके बाद वोल्केनो, फिर इंट्रूसिव जो रॉक्स के फॉर्म होते हैं उनको देखा था हमने। अब हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे हमें देखना है, आप यहाँ पे देख सकते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ओशियन का और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है अर्थ के ऊपर, तो इसको देखना है। और ये यहाँ पे काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने थेरीज दी है, तो उसको हम देखने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी ऐसी है कि इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये मतलब जैसे कि मैंने बोला था आपको 11th एंड 12th की कुल मिला के इसके भी 2 और इसके भी 2 एनसीईआरटीज हैं, तो ये आपको बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। अगर ये इतनी एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, आप ये 4 एनसीईआरटीज पढ़ोगे तभी भी सफिशिएंट है, और बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। इसके नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप हाईलाइट करके रखते हो तो लास्ट के टाइम पे आप उतना ही पढ़े जितना इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मतलब बनाना बाकी है, पीडीएफ तैयार है उसके लिए। तो उसमें मैंने क्या किया है, पीवाईक्यू उठाए हैं, पीवाईक्यू जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वर्ल्ड से रिलेटेड, तो उसको, और जो करंट अभी न्यूज़ में प्लेसेस हैं उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और जो भी बनाया था मैंने लास्ट टाइम पे बनाया था, तो लगभग 3 क्वेश्चंस निकल के आए थे उसमें से डायरेक्टली। अब मैं इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली भी नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, तो आपके लिए भी उसका बेनिफिट होगा, इसीलिए मैंने बनाया है। और वर्ल्ड मैपिंग, और जो भी इंडिया की भी मैपिंग हो चाहे वर्ल्ड की मैपिंग हो, हम मैपिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं और इसके चांसेस कम नहीं होते हैं। हम लगभग डेली 10 मिनट के लिए एटलीस्ट मैपिंग करेंगे डेली, ठीक है। तो चलो, ये तो मैं पीवाईक्यू इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि इससे ना आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, यकीन मानिए। आप अगर प्रॉपर तरीके से आप करोगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ठीक है, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को हम देखते हैं, स्टार्ट करते। पहले ही बहुत टाइम हो चुका है, और आप पढ़ते रहिए, टेस्ट सॉल्व करते रहिए। कोई भी टेस्ट सीरीज आप कहाँ की भी आपने ज्वाइन की है देते रहिए। सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल स्किप मत करना। लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज सॉल्व नहीं करना है, लेकिन मेरा हमेशा आपको कहना है कि 75% मार्क्स जो है आपके यहीं से निकल के आते हैं, सब्जेक्ट से ही। तो आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप अगर सिली मिस्टेक कर रहे हो या आपको कहीं मतलब याद नहीं आ रहा है, तो आपको पता चलता है उससे क्या कि मुझे अच्छे से रिविजन करना है, या फिर मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं याद नहीं, मुझे वो चीज़ याद नहीं रह रहा है, कौन सी चीज़ है, कौन सी कंसेप्ट है जो आपको याद नहीं रह रही, वो सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से पता चलती हैं। तो मेरी तो मानिए आप पॉलिटी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाए, इकोनॉमिक्स के लिए लगाए, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, और जो आपकी हिस्ट्री है आप चाहते हो तो हिस्ट्री को भी लगाए। हिस्ट्री हमारी एंशंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, तो यहाँ पे तो आपको पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लो तो सफिशिएंट है। हालांकि आजकल मॉडर्न हिस्ट्री से 2 या 3 ही क्वेश्चन आते हैं, क्या पता अगली बार 5 या 6 पूछे, बट स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है क्योंकि अच्छा खासा टाइम है। आज लगभग आपकी 15 जनवरी है, तो हमें 28 मई पे एग्ज़ाम है, तो हमारे पास लगभग 4 मंथ्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलो एनसीईआरटी देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत में ही इन्होंने बोला है कि जो कॉन्टिनेंट्स है ओवर 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द रिमाइंडर इज अंडर ओशियन वाटर। जो अर्थ का 100% जो होता है ना, ये 100% अर्थ है, लैंड है 100% अर्थ की, इसमें से सिर्फ 29% जो है वो कॉन्टिनेंट कवर करता है, और बाकी का जो एरिया है वो वाटर के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर एक ऐसे स्टेटमेंट दिए जाए कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो 29% ही एक्वायर करते हैं अर्थ की लैंड, पूरे टोटल अर्थ की लैंड जो है उसमें से 29% ही जो कॉन्टिनेंट है वो एक्वायर करते हैं, और बाकी की वाटर के अंदर आते हैं। तो इसको आपको सही या गलत ये बताना है, तो आप वहाँ पे सही करके आओगे, क्योंकि 29% ही लैंड ऐसी है, मतलब कॉन्टिनेंटल लैंड है, और बाकी की वाटर के अंदर है, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल सवाल है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो यहाँ पे बताना जरूरी हुआ है। द पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बॉडीज एज वी सी देम in the map have not been the same in the past. Moreover, it is now a well accepted fact that oceans and continents will not continue to enjoy their present position in the times of comes. तो यहाँ पे देखो, हमने पहले भी देखा है, और सबसे पहला तो रूल यही दिमाग में रखना है, ज्योग्राफी जब भी आप पढ़े ना तो रूल यही रखना है दिमाग में कि नेचर का ऐसा रूल होता है कि वो हमेशा चेंज होता रहता है।
मैंने पहले भी आपको बोला था कि दूसरों का छोड़िए, दूसरी चीज़ों का भी छोड़िए, आप अपना खुद का देखिए। आप बचपन में कैसे थे, अब कैसे हो, 10 साल पहले कैसे थे, अब कैसे हो, 5 साल कैसे थे, अब कैसे हो। तो ये चेंज जो आता है ये नेचर का रूल ही है, ये सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू नहीं होता, हर चीज़ जो हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसमें चेंज ज़रूर आता है। तो यही नेचर है। तो जैसे आज हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, जैसे हम ओशियंस देख रहे हैं, तो वो पता नहीं अगले 10-15 साल में सेम ही नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देखते हो कि ब्लैक सी का एरिया इतना था, अब मतलब वो श्रिंक हो रहा है एरिया, अब वो ब्लैक सी इतने में आ गया है। तो ये जो है ये नेचर का चेंज है। अरल सी आप देख लो, श्रिंक होता जा रहा है उनका एरिया, वो सूखे जा रहे हैं। तो ये नेचर का चेंज है, और ये चेंज आने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न हमें नहीं देखने, बस इतना याद रखना है कि हाँ, ये नेचर का रूल ही है कि चेंज होता रहता है। ठीक है। सो इफ़ दिस इज सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वर देयर पोजीशन इन द पास्ट। तो हम यही सोचते हैं कि पहले पास्ट में अगर इंडिया आज प्रेजेंट यहाँ पे है तो पहले कहाँ पे रहा होगा, इस तरह के हम सोचने लग जाते हैं ना। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं, मैं जस्ट पढ़ के बताती हूँ। वाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजिशन, क्यों उनकी पोजिशन जो है क्यों एंड कैसे चेंज होती है उनकी पोजिशन। इवन इफ इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन हैव चेंज्ड एंड आर चेंजिंग देयर पोजिशंस, यू मे वंडर एज टू हाउ साइंटिस्ट नो दिस। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ओशियन बदल रहे हैं या कॉन्टिनेंट में चेंज हो रहा है, ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला, ये सब क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड हाउ हैव दे डिटरमाइन देयर अर्लियर पोजिशन, और वो कैसे डिसाइड करते कि अर्लियर वो इस तरह की पोजिशन में थे। यू विल फाइंड द आंसर टू सम ऑफ दीज एंड रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जो ये क्वेश्चन जो है कि हाँ कॉन्टिनेंट आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे, ओशन आज जिस तरह से दिखते हैं, जिस तरह से उनकी पोजीशन है पहले वो नहीं थी, वो कैसे साइंटिस्ट को पता चला, कैसे साइंटिस्ट ने उनकी पोजीशन डिटरमाइन की, वो सब क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो ये बस इतना इंट्रोडक्शन यहाँ पे इन्होंने इस चैप्टर का बताया है। तो नेक्स्ट हम आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा अटलांटिक ओशियन का शेप या कोस्ट लाइन का शेप अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। पहले तो आपको आपका एटलास आपके सामने रखना चाहिए, और अटलांटिक ओशियन कहाँ पे, कुछ लोग ऐसे होते नए होते हैं ना बेसिकली, तो उनको यही बोलूँगी कि आपके पास सामने ना आपके एक तो वर्ल्ड मैप होना चाहिए और दूसरा है इंडियन मैप होना चाहिए। ठीक है। तो उससे पता चलता है कि अटलांटिक ओशन का कोस्ट लाइन कौन सी कंट्रीज को आता है या कौन सी कॉन्टिनेंट को आता है। और पैसिफिक है, उसमें नॉर्थ पैसिफिक कहाँ पे आता है, साउथ पैसिफिक कहाँ पे आता है। सेम अटलांटिक को भी नॉर्थ अटलांटिक कहाँ पे आता है, साउथ अटलांटिक कहाँ पे आता है। ठीक है। So no wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of the two Americas, Europe and Africa to be once joined together. तो अगर देखा जाए तो सबको ऐसे लगता है, क्योंकि देखो ये मैं यहाँ पे मैप ड्रॉ कैसे करूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है। तो मान लीजिए ये है हमारी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आता है हमारा यूरोपियन वाला एरिया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आता है हमारी अफ्रीका, और यहाँ पे आती है हमारी साउथ अमेरिका। ठीक है, जो इनके बीच में वाला जो एरिया है ये क्या है, ये अटलांटिक है। तो आप देखो इनकी बीच में अटलांटिक है, तो ये इसकी कॉन्टिनेंट कोस्ट यहाँ पे है, यूरेशियन की कोस्ट ये है, अमेरिका की कोस्ट ये है, साउथ अमेरिका की कोस्ट ये है, और ये अफ्रीका की है। तो लगभग थोड़ी बहुत पास में ही है। तो लगता है कि ये पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे इस तरह का। जब आप अगर ऑब्जर्व करने लगते हो ना, तो आपको भी अपने आप में देखो तो पहले लगता है कि हाँ ये पहले एक ही हुआ करते थे, शायद ये अलग अलग हो गए हैं थोड़े से, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे इट वॉज एक अब्राहम ऑर्टेलियस थे, जिन्होंने फर्स्ट, एक डच मैप मेकर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई थी 1596 में कि उन्होंने मैपिंग का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। सॉरी, मैपिंग का नहीं, बट इन्होंने, इट वॉज अब्राहम ऑर्टेलियस, अ डच मैप मेकर हु फर्स्ट प्रपोज सच अ पॉसिबिलिटी एज अर्ली एज 1596 में। तो इन्होंने पहले मैप ऐसे दिखाया था कि ये जो यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, तो ये एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट हुआ करते थे। तो इस तरह से उन्होंने मैप भी प्रेजेंट किया था। और दूसरे है एंटोनियो पेलेग्रीनी, आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन करना, एंटोनियो पेलेग्रीनी। तो इन्होंने क्या किया था, ड्रॉ अ मैप शोविंग द 3 कॉन्टिनेंट टुगेदर। तो इन्होंने तो ये तीनों मैप को एक ही साथ जोड़ के इन्होंने दिखाया था। हाउएवर इट वाज अल्फ्रेड वेगनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। ये एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे हु पुट फॉर्थ अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये अल्फ्रेड वेगनर थे, और अगर मैप किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था तो उसका नाम आता है अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, ये थे। और अगर तीनों को एक साथ ड्रॉ किसने किया था तो वो था एंटोनियो पेलेग्रीनी। तो ये याद रखना, बस ये फैक्ट्स है, कुछ नहीं और।
तो थ्योरी 1920, ये जो वेगनर आल्फ्रेड थे ना, इन्होंने 1912 में ये थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एंड दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने बोला था, मतलब इनकी थ्योरी में ये बताया कि कैसे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बेसिकली यही दिखाया था इन्होंने अपने थ्योरी में। तो अकॉर्डिंग वेगनर, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास मेगा ओशियन सराउंडेड द सेम। तो इनका कहना था कि जो भी ये कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए ना, तो ये कॉन्टिनेंटल मास एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा ऐसा मास था और उसके सराउंडिंग में मेगा ओशियन सराउंड करता था। मतलब वैसे ही ओशियन भी बड़ा सा था। मतलब मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट का मास है, मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है और इसके सराउंडिंग में इस तरह से ओशियंस है। पेन थोड़ा चेंज कर लेती हूँ मैं, ये लेते हैं। हाँ, तो ये ओशियन है आसपास में, ठीक है, ये ओशियन है। इस तरह से उन्होंने बताया कि एक कॉन्टिनेंटल मास इकट्ठा हुआ करता था और जो दूसरा है उसके पास में बिल्कुल ये ओशियन आता है, ये बोला। एंड द सुपर कॉन्टिनेंटल वाज नेम्ड पैंजिया। जो ये कॉन्टिनेंट है ना, तो इसका नाम क्या दिया उन्होंने, पैंजिया। ठीक है, ये पैंजिया इन्होंने इसको नाम दिया, जो कॉन्टिनेंट है उसको पैंजिया नाम दिया, और जो मेगा ओशियन है उसको क्या बोला इन्होंने, पैंथलासा। पैंथलासा, तो पैंथलासा बोला इन्होंने, मीनिंग ऑल वाटर, मतलब पूरा ही वाटर को पैंथलासा बोला जाता है, और जो कॉन्टिनेंटल मास होता है उसको पैंजिया बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऑल अर्थ, पूरी अर्थ। पैंजिया मतलब पूरी अर्थ और पैंथलासा मतलब पूरा वाटर। ठीक है, तो इस तरह से अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था। नेक्स्ट देखते हैं, ही आर्ग्यू दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बिगैन टू स्प्लिट। मतलब 200 मिलियंस अगो ये जो पैंजिया है, ये जो हमारा पैंजिया है वो स्प्लिट होने लग गया, मतलब इसमें फ्रैक्शंस होने लगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शंस होने लगे, एंड पैंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस एज अ लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, मतलब इस तरह से ये स्प्लिट हो गया, तो नीचे वाला पार्ट इधर आ गया और ये इस तरह से स्प्लिट हुआ तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया। तो इसको बोला हमने गोंडवाना, और ये जो है ये है लॉरेशिया है ये, और ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये एक पैंजिया था, पैंजिया का ये फ्रैगमेंट मतलब स्प्लिट हो गया पैंजिया, तो इसके ऐसे फॉर्म हो गए। ठीक है, एंड फॉर्मिंग, ये नर्दर्न वाला हो गया, लॉरेशिया जो है वो नर्दर्न साइड हो गया, गोंडवाना जो हो गया वो सदर्न कंपोनेंट हो गया। ठीक है, सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रोक इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे। और हालांकि धीरे धीरे करके ये लॉरेशिया है, इसके भी बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हुए, और ये जो गोंडवाना है इसके भी बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हुए जो आज के टाइम पे हमें दिखाई देते हैं। अ वैरायटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सम ऑफ दीज आर गिवन। तो इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंस दे रखे थे, तो उसको हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या एविडेंस है वो। देखो यहाँ पे एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, 1912 में दी थी। किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि ये जो बहुत सब वाटर जो है उसको बोला जाता है पैंथलासा, और जो इकट्ठा मास जो इकट्ठा है उसको बोला जाता था पैंजिया। फिर वो जो मास है, कॉन्टिनेंटल मास जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो अपर मतलब नदर्न पार्ट को क्या बोला गया, लॉरेशिया बोला गया, और जो सदर्न पार्ट है उसको गोंडवाना बोला गया। और धीरे धीरे करके लॉरेशिया के भी बहुत सारे टुकड़ों में वो टूट गया, और गोंडवाना भी बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, जो कि आज का हमें जो वर्ल्ड मैप दिखाई देता है वो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बताए। जैसे कि उसमें फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे यही एग्जांपल बोला कि दी मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिगसॉ फिट। जैसे कि आपने अगर देखा होगा, मान लीजिए ये है हमारी साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अमेरिका, और यहाँ पे हमारा आता है इस तरह से, ये अफ्रीका है। तो ये अफ्रीका का ये जो पार्ट है ना, तो यहाँ पे फिट बैठता है, यही बताया इन्होंने, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो यही उदाहरण भी इन्होंने नीचे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, अफ्रीका, शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। मतलब कोई इसमें डाउट ही नहीं है, ये कितने, अगर इनको मैच किया जाए तो ये कितने अच्छे से एक दूसरे के अंदर फिट बैठते हैं, ये यहाँ पे उन्होंने बताया था।
ठीक है। एंड इट मे बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द अटलांटिक मार्जिन वाज presented by Bullard in 1964. यहाँ पे कंप्यूटर से भी मैच करके देखा एंड इट प्रूव्ड टू बी क्वाइट परफेक्ट एंड द मैच was tried at 1000 fathom line instead of the present shoreline. ठीक है, तो ये परफेक्टली प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम से भी देखा तो ये परफेक्टली मैच हुआ था, तो ये एविडेंस तो करेक्ट। आप ऐसे भी देख लो ना मैप में तो आपको लगेगा कि हाँ ये परफेक्टली बैठता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एविडेंस दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये है यहाँ पे रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। अक्रॉस मतलब पूरे ओशियन में जो रॉक जो है वो सेम ही है। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो इसकी जब आपको किसी रॉक की एज पता करनी है तो वो रेडियोमेट्रिक से ही उसकी एज पता चलती है। तो डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड correlating the rock formation from different continents across the vast ocean and the belt of ancient rocks 2000 million years from Brazil coast, ये ब्राजील कोस्ट से देखा गया था, matches with those from the western Africa. So the earliest marine deposit along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age. मतलब दोनों का जो रॉक है वो जुरासिक एज का ही था एंड द सजेस्ट दैट द ओशियन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। तो इन्होंने बोला कि जो ओशियन थे वो पहले नहीं प्रेजेंट किया करते थे, ये बाद में आए हैं क्योंकि उनका ओशियन का जो रॉक होता है वो न्यू होता है कंपेयर टू जो कॉन्टिनेंट का रॉक है। तो ये इनका अगर एज देखा जाए ना अमेरिकन अफ्रीका तो वो जुरासिक एज के थे। ठीक है, तो ये हो गया एज का, एक हो गया कॉन्टिनेंट का मैचिंग करके देखा, फिर इन्होंने एज का मैचिंग करके देखा। अब टिलाइट्स का देखते हैं यहाँ पे थर्ड मैचिंग। ठीक है, it is the sedimentary rock formed out of deposit of glacier and the Gondwana system of sediment from India is known to have its component in 6 different land masses of the southern hemisphere, and at the base the system has thick tillite indicating extensive and prolonged glaciation, and counterparts of this succession are found in Africa, Falkland Island and Madagascar, Antarctica, Australia. And overall resemblance of the Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories, and the glacial tillites provides unambiguous evidence of paleoclimates and also of drift of continents. तो जब हमने 6 जो कॉन्टिनेंट है या कंट्रीज के हो आज के टाइम पे या जो भी लैंड मासेस है उनसे हमने क्या किया यहाँ पे रॉक इकट्ठा किए, तो देखा कि उनका रॉक जो है वो कुछ हद तक नहीं बल्कि सिमिलर ही है, वहाँ पे कोई अनएम्बिग्यूअस एविडेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही एविडेंस माना गया है। ठीक है, एक तो देखा उन्होंने पहले तो कॉन्टिनेंट मैच करके देखा, कॉन्टिनेंट की जो शोर लाइन होती है कोस्ट लाइन होती है उनको मैच करके देखा इन्होंने, फिर इनका एज देखा मटेरियल का, फिर अब जो टिलाइट्स जो होते हैं मतलब सेडिमेंटल रॉक जो होते हैं, रॉक बोलो उसको, तो इसका भी उन्होंने मैचिंग करके देखा तो वो भी सिमिलर ही आ रहा है। और जो फोर्थ एविडेंस दे रखा था उन्होंने वो था प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट का उन्होंने फोर्थ एविडेंस दिया था जो occurrence of rich placer deposit of gold in Ghana and about absolute absence of source rock in the region is an amazing fact, and the gold bearing veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposit of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. जब ये एक दूसरे के साथ थे तो इनका जो गोल्ड का डिपॉजिट है वो सिमिलर ही है, एक जैसा ही है, तो ये भी एक उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एविडेंस प्रोवाइड किया था। और लास्ट में फिफ्थ इन्होंने यहाँ पे लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। जो फॉसिल जो मिले हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रुको, हाँ, जो प्लांट स्पेसीज होती है, एनिमल स्पेसीज होती हैं, तो उनके जो फॉसिल्स मिले हैं हमें तो वो भी बिल्कुल सिमिलर ही मिले हैं, जैसे कि अदर कॉन्टिनेंट से भी इन्होंने जोड़ के देखा था तो वो बिल्कुल ही सिमिलर ही आ रहे थे। तो ये भी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, इतना कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एविडेंस के तौर पे कितने मतलब कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई थी, बस इतना भी याद रखोगे ना तो सफिशिएंट है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, आप देखते हैं फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। ये ज़्यादा हो गया ना
ठीक है। वैगनर सजेस्टेड दैट द फोर्स भी बोला था उन्होंने, फोर्स भी बताए थे। वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग होती है इसके लिए फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने दो फोर्स के बारे में यहाँ पे बताया था, एक था पोलर फीलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी है आगे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि जो पोलर फीलिंग जो होता है फोर्स, उससे क्या होता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन मतलब अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे, ये अर्थ का एक्सिस है मान लीजिए, ये अपनी ही एक्सिस पे ये ऐसे घूम रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो कि सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर लगाती है, उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये एक फोर्स इन्होंने यहाँ पे बोला था। दूसरा फोर्स वैगनर ने यहाँ पे बोला था टाइडल फोर्स, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट होती है, मतलब कॉन्टिनेंट की जो भी मूवमेंट होती है, तो उसके लिए दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने पोलर फीलिंग फोर्स बोला था और दूसरा बोला था टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन दैट डेवलप टाइड्स इन ओशनिक वाटर। जो टाइड्स होती हैं वो सन और मून के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है उसी की वजह से ये टाइडल फोर्स होता है। और इसकी यही एक रीजन है कि जो हमारी कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्टिंग होता है, ये बोला था यहाँ पे। सो वैगनर बिलीव दैट दीज फोर्स वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियन ईयर्स। हाउएवर मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स कंसिडर दीज फोर्सेस टू बी टोटली इनएडिक्वेट। तो मतलब ये जो फोर्स वाला बात जो वैगनर ने बोली थी, तो वो कुछ जो स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने बोला कि ये सफिशिएंट नहीं है, कि मतलब यही एक रीज़न हम नहीं बता सकते कि हाँ इसी वजह से कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग होती है या ये, तो ये हम नहीं बोल सकते इतना, ये बोला था ये दो फोर्स के बारे में। तो आप देखना कि टाइडल फोर्स का आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, और पोलर फीलिंग वाला जो फोर्स है उसकी वजह से ये रिलेट करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज जो है उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम। ये तो अल्फ्रेड वेगनर की हो गई ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उसके बाद क्या क्या स्टडीज़ निकल के आई पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने उसके बाद क्या किया, पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। उसके बाद उन्होंने अच्छे से ओशन फ्लोर की मैपिंग की और उससे कुछ बहुत सारी डायमेंशंस अलग अलग पता चली, कैसे ओशन एंड कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए उसके बारे में पता चला। तो वो पहले देखते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी है जिनका नाम है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। अर्थर होल्मस जो है, अपना प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं तो होल्मस ही कहूँगी। ये अर्थर होल्मस है इन 1930, मतलब वेगनर ने 1912 में बोला था और जो ये होल्मस है ये 1930 में बता रहे हैं। ठीक है, सो डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ऑपरेटिंग इन दी मेंटल पोर्शन। तो इन्होंने बोला जो कन्वेक्शन करंट्स जो होते हैं वो ऑपरेट कहाँ से करते हैं, मतलब कहाँ से निकल के आते हैं, तो मेंटल पोर्शन। पहले तो देखो क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आते हैं, उसके बाद कोर आते हैं। तो कोर में अपर और ये इनर कोर होता है, मेंटल में भी अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं ये, और ये क्रस्ट होता है यहाँ पे। तो ठीक है, ये क्रस्ट है। तो ये जो कन्वेंशनल करंट जो ऑपरेट करते हैं वो मेंटल से ऑपरेट करते हैं, खास करके अपर मेंटल से ये ऑपरेट करते हैं। तो कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन, और इसी वजह से जो थर्मल मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, इसी वजह से हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो होल्मस ने भी आर्ग्यू किया था दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। तो इन्होंने बोला था कि जो ये करंट वाली जो चीज़ है वो पूरे मेंटल में एग्जिस्ट करती है, ये बोला था होल्मस ने। ओके, एंड दिस वॉज एन अटेम्प्ट to provide an explanation to this issue of force, on the basis of which contemporary scientists discarded the continental drift theory. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको डिस्कार्डेड कर दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये किसने दी थी, यहाँ पे अर्थर होल्मस ने दी थी 1930 में। इन्होंने बोला था कि जो कन्वेंशनल करंट जो है वो मेंटल पोर्शन में, पूरे मेंटल पोर्शन में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं की वजह से जो चेंजेस आते हैं कॉन्टिनेंट्स में, तो इन्हीं की वजह से आते हैं, चाहे वो ओशियन के हो चाहे वो कॉन्टिनेंट्स की चेंजेस हो, तो इसी की वजह से आते हैं, ये बोला गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो यहाँ पे देखते हैं ये पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी 1912 में, तो उसके बाद ये चल रहे हैं सब। सो डिटेल रिसर्च of the ocean configuration reveal that the ocean floor is not just a vast plain but it is a full of relief। तो ये बस एक वास्ट प्लेन नहीं है, मतलब आपको लगता होगा कि ओशियन तो बस एक नीचे उसके सिर्फ ग्राउंड ही होगा, पूरा ऐसे स्प्रेड हुआ हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। तो उसके ऊपर भी जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर जैसे माउंटेन्स है, फिर वोल्केनो का वो दिखता है ना, वैसे भी कॉन्टिनेंट के फ्लोर पे, सॉरी ओशियन के फ्लोर पे भी वैसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब हमने ओशियन फ्लोर मैपिंग की तब ये सब चीज़ें पता चली।
एक्सपीडिशन और टू मैप द ओशियन फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 को और फिनिश कब हुआ था, 1945 को फिनिश हुआ था। तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ ओशियन फ्लोरिंग की मैपिंग की ओशियन फ्लोर की, और उससे हमें डिटेल पिक्चर पता चली कि अरे हाँ नहीं नहीं, सिर्फ इस तरह से ओशियन का फ्लोर नहीं होता इतना सिंपल, इस पे माउंटेन चेन है, रीज है, फिर कहीं पे वोल्केनोज निकल के आ रहे हैं, तो कहीं पे प्लेटूज टाइप है। तो इस तरह की चीज़ें जब हमने ओशियन का मैपिंग की ओशियन फ्लोर की, तब चीज़ें पता चली है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो माउंटेन रेंजेस एज वेल एज डीप ट्रेंचेस भी होती है ओशियन फ्लोर पे, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन आगे हम देखेंगे, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के आसपास ये ट्रेंचेस होती है। आपको जावा ट्रेंच पता होगी, एक बरमुडा ट्रेंच भी है जो कि अमेरिका के पास में है, और जो जावा है इंडोनेशिया में है। तो इस तरह की ट्रेंचेस भी होते हैं। मिड ओशनिक रीजेस वर फाउंड टू बी मोस्ट एक्टिव। जो मिड ओशनिक रीजेस होते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है इन टर्म्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो मिड ओशनिक रीज में होता है। एंड द डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशियन क्रस्ट रिवील द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। ये बिल्कुल भूलना नहीं है। इस तरह की डायरेक्ट स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं नहीं, अरे जब कंपैरिजन किया जाता है तो वो गलत होता है, नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि ओशियन का जो भी मास है, मतलब जो भी कॉन्टिनेंट है, ओशियन का जो रॉक है वो यंगर होता है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल एरियाज। ठीक है, रॉक ऑन अदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ ओशनिक रीज एंड हैविंग इक्वी डिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्टिनेंट्स एंड देयर एजेस। तो यहाँ पे ये आप बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो इन दिस सेक्शन वी शैल नोट few things related to the ocean floor configuration that help us the understanding of the distribution of continents and ocean. You will be studying the detail of the ocean floor relief in chapter 13. ये जो ocean floor के reliefs हैं उसको हम 13 में डिटेल में पढ़ेंगे। ocean floor में be segmented into 3 major division। जो ocean floor है उसको major 3 division में divide किया जाता है, जैसे कि these division are continental margins, एक है deep sea basin, और थर्ड है यहाँ पे mid ocean regions। ठीक है, तो इन 3 इसमें अच्छे से मैप करेंगे, मतलब डिटेल में स्टडी करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स देखेंगे। सो दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन किसके बीच में होती है, एक तो कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन जो होते हैं, तो उनके बीच में ये ट्रांजिशन होता है। एंड दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस होते हैं इसके अंदर। ऑफ दीज द डीप ओशन ट्रेंचेस आर द एरियाज विच आर द कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर इज कंसर्न। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग तो क्या है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अबिसल या अबाइसल, जो भी है अपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन करना। अबिसल, मैं अबिसल ही कहूँगी। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रीजेस। तो मान लीजिए ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, और इधर ये अमेरिका वाला है कॉन्टिनेंट, और इधर ये यूरोपियन वाला है, इधर ये साउथ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका का वाला है, ये अफ्रीका है, और इधर साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये मिड ओशनिक रीज जो है यहीं से कहीं से गुजरती है। तो ये एक जो अबाइसल प्लेन जो है ये किसके बीच में आता है, तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है, ये कॉन्टिनेंटल की मार्जिन है और ये मिड ओशनिक रीज है, तो इसके बीच में जो भी ये प्लेन आता है तो ये होता है अबाइसल प्लेन। ठीक है, तो ये अबाइसल प्लेन है, और अबाइसल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन एंड गेट डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे ना ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन से जो भी सेडिमेंट्स आते हैं तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, तो इसी वजह से ये प्लेन ज़्यादा अच्छे खासे प्लेन बन जाते हैं। ठीक है, अबाइसल प्लेन के बारे में तो आपको अभी याद रहा होगा। तो मिड ओशियनिक रीजेस, ठीक है, तो दिस फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियन। तो मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते हैं, ये ओशियन, मान लीजिए ये सब ओशियन ही है और इसके अंदर भी क्या है, माउंटेन चेन है। मान लीजिए इस तरह से ये माउंटेन चेन है, तो ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे को। ठीक है, ये इसी का फॉर्म होता है मिड ओशनिक रीजेस, तो यही ओशियन के अंदर होता है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रो सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर्स। ये सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट माउंटेन चेन होती है, सरफेस पे बोल रहा है, ये सिर्फ इस तरह से नहीं, ओशनिक वाटर के अंदर ये सबमर्ज होती है, बट अगर अर्थ के सरफेस पे देखा जाए तो ये लार्जेस्ट माउंटेन चेन होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट।
ठीक है। क्रस्ट और क्रेस्ट में क्या डिफरेंस है बताना मुझे आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इतना देखा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वल्केनोज। तो वल्केनोज और अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे। नीचे पहले हम मैप देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वल्केनोज। तो यहाँ पे जो ये हॉटस्पॉट है, ये जो है हॉटस्पॉट है, जो बड़े बड़े इसमें दिखाए ना, यहाँ पे हवाई वाला है, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे इंडिया है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमारी नहीं नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, और ये यूरोपियन मतलब रशिया ये सब चीज़ें आते हैं। इधर हमारे इधर चाइना है, ऊपर भी रशिया ही होगा, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े डॉट में दिखा रखा है, ये हॉटस्पॉट है। यहाँ पे ये गालापागोस जो पिछले साल न्यूज़ में था, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कौन सा है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, और ये हमारा अटलांटिक, ठीक है। और ये मिड ओशनिक रेंज है, ठीक है, ये रेंज, और ये हॉटस्पॉट है। और ये छोटे दिखाई हुई वोल्केनिक इरप्शन है, मतलब ये छोटे छोटे डॉट्स जो देख रहे हैं ना, ये जो डार्क छोटे छोटे इस तरह से, यहाँ पे ये जो चेन है, ये जो है ये वोल्केनिक इरप्शन है। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी देखो कितना एक्टिव है ये। यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे म्यांमार, और क्या सिंगापुर, ये सब आते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन होता है। इंडोनेशिया में तो आपको पता है कितना फेमसली एक्टिव होता है, हर साल न्यूज़ में रहता है। और ये देख रहे हो ना, ये अपने थोड़े से धुंधले धुंधले, तो ये है शालो अर्थक्वेक सेंटर। ये शालो अर्थक्वेक सेंटर्स हैं, ये धुंधले धुंधले, ठीक है। और ये हमारे वल्कैनो। तो ये मैप आपको अच्छे से थोड़ा सा, और ये जो डीप अर्थक्वेक जोन जो इस तरह से ये दिखाया है ना, तो ये डीप अर्थक्वेक जोन है, मतलब ये इस तरह से दिखाया है यहाँ पे हमारा। तो ये हिमालयन वाला एरिया आता है ना, तो ये यहाँ पे डीप अर्थक्वेक आते हैं। और यहाँ पे भी दिखाया ये, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत डीप में आते हैं। यहाँ पे आप अफ्रीका के यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे तो ये डीप अर्थक्वेक जोन माना जाता है इसको। ये मैप आपको आपके आंखों में छप लेना चाहिए। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, और इसको रिंग ऑफ, ये जो छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं ना, तो इसको ही हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलो, हो गया, इंपॉर्टेंट तो देख लिया, मैप तो देख लिया। तो आते हैं यहाँ पे, यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, ठीक है। इट फर्दर एक्सटेंडेड इनटू द इंडियन ओशियन। मतलब ये जो अटलांटिक ओशियन में जो आपने वो सेंट्रल पार्ट जो देखा होगा, जो कि पैरेलली है कोस्ट लाइन के, और वो फर्दर एक्सटेंड कहाँ तक करता है, इंडियन ओशियन तक वो एक्सटेंड करता है। फिर बाइफर्केट, मतलब दोनों भागों में वो चला जाता है, एक तो लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ वन ब्रांच मूविंग इनटू द ईस्ट अफ्रीका, and the other meetings a similar line from the Myanmar to New Guiana, ठीक है। तो इसके दो लाइन बढ़ते हैं यहाँ पे अगर देखोगे ना, कहाँ पे है, ये हमारा अटलांटिक है। तो ये जो यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं ऐसे, जैसे हमारी ये कोस्ट लाइन है उस तरह से आ रहे हैं, और यहाँ पे ये एक लाइन जो है वो इधर चली जाती है, यहाँ पे अफ्रीका की इधर चली जाती है, और इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से। तो ये ही बोला है यहाँ पे, ठीक है। And the shaded belt showing another area of concentration coincides with the alpine Himalayan system and the rim of Pacific Ocean. In general, the foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridge are at shallow depth, whereas along the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific, the earthquakes are deep-seated ones, and the map of volcanoes also shows a similar pattern. The rim of the Pacific is also called a rim of fire, and due to the existence of active volcanoes in this area. तो इस एरिया को जो हम बोलते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक या रिम ऑफ फायर जो बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज हैं, तो इसीलिए हम इनको रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो कंसेप्ट ये
तो इतना हो गया, आपको तो ये सामने ही दिख रहा है, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखो ये एक कहाँ गया, ये रिंग ऑफ फायर है। तो रिंग ऑफ फायर जो है, तो आप यहाँ पे एक्टिव ये वल्केनोज देख सकते हो, इधर भी आप एक्टिव वल्केनो, इधर भी ये जो है म्यांमार और यहाँ से आती है। और फिर आप इधर भी देख सकते हो यहाँ पे ईस्ट इसमें ये जो एक्टिव वल्केनोज है, तो इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट देखना है कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। The mention about the post-drift studies provided considerable information that was not available at time Wegener put forth his concept of continental drift। जब वो continental drift theory दे रहा था वेगनर, तब इतना सब कुछ नहीं पता था उसको कि हाँ इस तरह की भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। वो उसके पास इतने अच्छे खासे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे कि वो जान सके, तो उसने अपने अकॉर्डिंग दे दिया था। तो पर्टिकुलर द मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर नहीं हुई थी, और पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक फ्रॉम ओशनिक रीजन्स रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो देखो, जब हमने वैगनर ने तो ओशन फ्लोर की मैपिंग नहीं की थी, तो उसको नहीं पता था, लेकिन जब हमने ओशनिक मैपिंग की, ओशन फ्लोर की मैपिंग की या पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज की रॉक की, तो उसके बाद हमें चीज़ें क्या क्या पता चली। यहाँ पे 5 चीज़ें बताइए। फर्स्ट इन्होंने बोला कि इट वाज रियलाइज दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस एरिया। जहाँ पे भी ये ओशन पे एग्जिस्ट करते हैं ना, ये ओशनिक रीज वोल्केनिक इरप्शन जो भी होते हैं, तो इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा सरफेस पे आ जाता है इस एरिया के। ये एक बात पता चली हमें। और दूसरी बात क्या पता चली कि द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड of formation, chemical composition and magnetic properties. Rocks closer to the mid-oceanic ridges have normal polarity and are the youngest, and the age of the rocks increases as one moves away from the crest. ठीक है, crest मतलब इस तरह से माउंटेन टाइप ही छोटा छोटा होता है, लेकिन ठीक है, क्रस्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पीसेस में होते हैं, क्रस्ट होता है वो, लेकिन ये जो होता है इस तरह से होता है, फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रेस्ट का। ठीक है, और नेक्स्ट बात ये पता चली कि जो हमारा रॉक होता है वो यंगर होता है, यंगेस्ट होता है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज करता है और मूव करता है, तो ये जो है क्या होता है, मूव करता है, वैसे वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया सेकंड पार्ट पे। और थर्ड पार्ट में क्या बताया इन्होंने, ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल रॉक। जब हमने ओशन फ्लोर की मैपिंग की, तब ये भी चीज़ पता चली कि जो ओशन का रॉक है वो कॉन्टिनेंटल रॉक से यंगर है। एंड एज ऑफ रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट इज नो वेयर मोर दैन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो आपने पूरे ओशन की छानबीन की, तब हमें पता चला कि 200 मिलियन ईयर्स से पुराना रॉक हमें यहाँ पे मिला ही नहीं, क्रस्ट मिला ही नहीं। ओके, सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन आर एज ओल्ड 3000, कॉन्टिनेंट का कितना है 3200 मिलियन ईयर्स का, और ओशन का सिर्फ 200 मिलियन का है। इतना पुराना ये है और इतना पुराना ये है। ठीक है, और फोर्थ बात ये पता चली, सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। तीसरी बात ये पता चली कि जो ओशियन फ्लोर का सेडिमेंट होता है वो थिन होता है, और आप कॉन्टिनेंट का देखोगे तो वो थोड़ा थिक होता है। ठीक है, और साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशियन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट टू हैव अ कंप्लीट sequence of sediments for a period of much longer duration. So however, nowhere was the sediment column found to be older than 200 years old. तो ये भी बात हमें पता चली कि जो सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर है वो अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन है। तो ये फोर्थ बात हमें पता चली। ठीक है, और नेक्स्ट फिफ्थ बात ये पता चली, डीप ट्रेंचेस हाउ डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑकरेंस वाइल इन द मिड ओशनिक रीच एरियाज एंड द क्वेक, यस को फोसिया फोसाई बोलिए, हाउ शॉलो डेप्थ। ठीक है, तो ये एक बात हमें न्यू यहाँ पे पता चली जब हमने ओशियन फ्लोर की मैपिंग की। सो दीज फैक्ट्स एंड अ डिटेल एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रीच लेड हेस, ये हेस ने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया है इसका, एंड टू प्रोपोजेस हिज हाइपोथेसिस नोन एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस किसने दिया, ये है हेस। ठीक है, हेस ने दिया है 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हेस ने भी आर्ग्यू किया था कि कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीच causes the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it and pushing the ocean crust on either side the ocean floor the spread the younger age of the
of the ocean crust, as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other, made Hayes think about the consumption of the oceanic crust. He further maintained that the ocean floor that gets pushed due to volcanic eruption at the crest and sinking down at the oceanic trenches that gets consumed. तो हेस ने और एक बात बोली थी, उन्होंने बोला कि जब ये मतलब ये वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उसमें से न्यू लावा बाहर आता है और जो पुराना ऊपर वाला जो एरिया जो पुराना एरिया था उसको हटा के वहाँ पे नया कॉन्टिनेंट मतलब नया एरिया बनता है और जो पुराना एरिया है वो ट्रेंचेस के अंदर चले जाते हैं मतलब ट्रेंच उसको कंज्यूम कर लेती है और जो नया वाला जो रॉक फॉर्म होता है वहाँ पे, तो इसी वजह से भी ओशन का जो क्या बोलते हैं ओशन का जो बेड है वो यंगर है या ओशन का क्रस्ट बोले वो यंगर है, तो इसका रीज़न यही है। ये हेस ने आर्ग्यूमेंट दिया था। तो ये हो गई है हमारी यहाँ पे ओशन फ्लोर वाली कंसेप्ट। अब देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में हमें देखना है कि ये जो सिंस द एडवेंट ऑफ द कंसेप्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने जो हेस ने दी थी, तो उसके बाद जब ये इंटरेस्ट आया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट वाज रिवाइव्ड, तो उन्होंने फिर से इसको रिवाइव्ड किया और ये अब जब ये प्लेट कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक्स को लेके आए हैं, उनके नेम है मैकेंजी पार्कर। ये देखो वो 61 में आई थी ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे फॉर्म होता है, सी फ्लोर, ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है, तो ये हेस ने बोला कि 1961 को। तो अब ये जो आए हैं 1967 को लेके आए प्लेट टेक्टोनिक्स, मैकेंजी पार्कर अलॉन्ग मॉर्गन, ठीक है। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज एंड केम आउट विथ अनादर। तो ये अनादर, अच्छा ठीक है, इसने ये बोला, अर्थर ने कुछ बोला, हेस ने कुछ बोला, तो हम अपना कुछ लेके नया आते हैं। तो ये पार्कर मॉर्गन ये सब लेके आ गए, मैकेंजी, ठीक है। तो इन्होंने कंसेप्ट लेके आए प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये होती क्या है? Tectonic plates, also called a lithosphere plate, is a massive irregular shaped slab of solid rocks, generally composed of both continental and oceanic lithosphere. तो ये बोल रहे कि बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर से भी बनी होती है, ठीक है। तो एक इस तरह की शेप की एक सॉलिड रॉक की स्लैब है, ठीक है। तो ये कभी मतलब कॉन्टिनेंट से भी और ओशनिक फ्लोर से भी, जो ओशनिक लिथोस्फीयर है उससे भी बनी होती है, मतलब कंपोज हुई होती है। तो ये इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता, ये मैसिव होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्लेट जो है मूव हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से, और वर्टिकली मतलब इस तरह से, ठीक है। ये हो गई वर्टिकली और ये हो गई हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है, हॉरिजॉन्टली प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्टेनोस्फीयर। आपको तो पता है ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, तो मेंटल में अपर मेंटल जो होता है वहाँ पे एस्टेनोस्फीयर होता है, ठीक है। एस्टेनो होता है, एस्टेनो मतलब वीकर जोन होता है ये। तो इसी के ऊपर ये प्लेट, वीकर जोन के ऊपर ये प्लेट क्या करती है? मूव करती है हॉरिजॉन्टली एज अ रिजिड यूनिट। एंड द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल विद इन। आपको तो पता है लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? क्रस्ट और टॉप मेंटल होता है, अपर मेंटल होता है, उनसे मिलके ही तो लिथोस्फीयर बनता है। लगभग लिथोस्फीयर की 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक ये लिथोस्फीयर होता है हमारा, और जो हमारा क्रस्ट होता है 0 से लेकर 100 तक क्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनते हैं, यही बोला है यहाँ पे। और अ प्लेट में बी रेफर्ड टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है। तो इसमें अगर इतना कॉन्टिनेंट का एरिया है, ये कॉन्टिनेंट का एरिया इतना ज़्यादा है और ये ओशियन का एरिया है, तो ये दोनों मिलके एक प्लेट बन रही है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? इसमें कॉन्टिनेंट का है, तो इसलिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट बन गई, ठीक है। और अगर इसमें मान लीजिए ये प्लेट है और इसमें मान लीजिए ये ओशियन है, इतना सारा ओशियन है और इतना ही क्या है? कॉन्टिनेंट है, तो ये ओशियन है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसको हम उसी नाम से बुलाएंगे, वो ओशियनिक प्लेट बन जाएगी, ठीक है। इतना हो गया ये। तो पैसिफिक प्लेट जो है इज लार्जली एन ओशनिक प्लेट, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट में बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो पैसिफिक प्लेट है उसमें ज़्यादा ओशनिक प्लेट आती है, तो इसीलिए उसको हम ओशियन बोलते हैं। और जो यूरेशियन है उसमें कॉन्टिनेंट ज़्यादा आता है, तो उसको यूरेशियन प्लेट हम बोलते हैं। एंड द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक प्रोपोजेस दैट द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इंटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। जो ये लिथोस्फीयर पे जो भी ये प्लेट्स है, तो 7 मेजर प्लेट्स हमने माने हैं और कुछ माइनर प्लेट्स माने हैं। तो उसमें से यंग फोल्ड माउंटेन रिजेस ट्रेंचेस एंड फॉल सराउंडेड दीज मेजर प्लेट्स जो है ये मेजर प्लेट्स है, उसके अराउंड कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स भी है, रिजेस है, ट्रेंचेस है। तो यहाँ पे देखते हैं हम मेजर प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम दिए हैं ये यूरेशियन प्लेट है,
ये अफ्रीकन प्लेट है, ये मेजर प्लेट है, ठीक है। और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये भी मेजर प्लेट में आती है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये भी मेजर में आती है। और ये यूरेशियन ही प्लेट है, जो इधर यूरेशियन, हाँ थोड़ा डिवाइड होता है ना, तो। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये भी मेजर में आती है। मतलब 7 ऐसी है जो कि मेजर प्लेट्स में आती है, बाकी सब माइनर में आती है, ठीक है। और ये पैसिफिक प्लेट एक मेजर में आती है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर प्लेट्स हैं, इनके मैप भी आप देख लो। तो यहाँ पे देखो, अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशियन प्लेट जो है वो मेजर में आती है। नॉर्थ अमेरिकन विथ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम दिस सदर्न अमेरिका, तो ये भी अमेरिकन प्लेट अलॉन्ग द कैरिबियन आइलैंड्स प्लेट, तो ये मेजर में आती है। थर्ड यहाँ पे साउथ अमेरिकन है जो कि मेजर में ही आती है, और पैसिफिक प्लेट है जो मेजर में आती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट जो है वो भी मेजर में आती है। अफ्रीका विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर जो है, ईस्टर्न अटलांटिक, तो वो भी मेजर में आता है। यूरेशियन एंड द एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट जो है वो भी मेजर में आती है। अब तो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रही है इनसे, लेकिन अब अगर पीवाईक्यू देखोगे ना पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको इसके माइनर जो प्लेट है इसके ऊपर क्वेश्चन दिखे, मतलब पूछे गए हैं। तो आप पीवाईक्यू करोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हो गए मेजर। और अभी देखते हैं हम यहाँ पे माइनर प्लेट्स। तो यहाँ पे कोकस प्लेट बिटवीन द सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, कोकस, ठीक है। नज़ाका प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो यहाँ पे देखो, ये है कोकस प्लेट। यहाँ पे मैं ना थोड़ा इसका ये आरो बदल देती हूँ, हाँ ये है कोकस प्लेट और ये है नज़ाकस प्लेट। तो ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये है साउदर्न अमेरिकन प्लेट। तो ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कोकस है और उसके नज़ाका प्लेट आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोकेट करती है। और यहाँ पे अरेबियन प्लेट, मोस्टली साउथ अरेबियन लैंड मास आता है इसमें। अरेबियन तो अरेबियन एरिया में ही, सऊदी अरेबिया के पास ही होगी। और फिलिपाइन प्लेट्स बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, क्योंकि आप फिलिपाइन को देखोगे ना तो यहाँ पे लोकेट करता है फिलिपाइन। ये है फिलिपाइन प्लेट, सॉरी यहाँ पे है फिलिपाइन प्लेट। तो ये यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, तो इनके बीच में लोकेट करती है फिलिपाइन प्लेट, ठीक है। तो ये फिलिपाइन प्लेट हो गई। और कौन सी प्लेट रह गई? ये फिलिपाइन हो गई, बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में आती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 6 देखते हैं जो है कैरोलाइन प्लेट बिटवीन द फिलिपाइन एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ ग्वेनिया। तो यहाँ पे कैरोलाइन यहाँ पे है, ये है कैरोलाइन प्लेट। तो ये माइनर प्लेट्स हैं, तो इनको हम याद रखें तो पॉसिबल है तो याद रखना, बार बार देखोगे तो अपने आप याद रहेगा, इनको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दिस प्लेट हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो पूरे ग्लोब में घूम रही है ये प्लेट्स, मतलब ये हिस्ट्री से हमें पता चलता है। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव बाय वेगनर। वेगनर बोलता था कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ही मूव करते हैं, बट यहाँ पे ओशियन प्लेट भी मूव करती हैं। कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ प्लेट एंड वॉट मूव्स इज द प्लेट। जो भी मूव करती है वो प्लेट ही है। मोर ओवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट एंड शॉल कॉन्टिनेंट टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल। तो पहले भी ये मूव करती थी और फ्यूचर में भी ये मूव करेगी। वेगनर हैड thought of all the continents to have initially existed as a super continent in the form of Pangaea. वेगनर को लगता था जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक पैंजिया के रूप में था। However, later discoveries reveal that the continental mass resting on the plates and have been wandering all through the geological period. And the Pangaea was a result of converging of different continental masses and that were part of one or the other plates. तो ये यहाँ पे साइंटिस्ट ने उसको कम्प्लीटली ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से अपनी डिस्कवरीज वहाँ पे दी है। तो उससे पता चलता है हमें कि ये जो मास है पहले से ही मतलब घूमता फिरता रहता था, कभी कभी इकट्ठा आता था, फिर अलग अलग हो जाता, फिर घूम फिर के इकट्ठा। तो इस तरह से ये साइंटिस्ट ने बोला है। यूजिंग द पैलियो मैग्नेटिक डाटा हैव डिटरमाइन द पोजिशन। जो डिटरमाइन कैसे, इनकी पोजीशन कैसे डिटरमाइन हुई, तो पैलियो मैग्नेटिक जो डाटा है उसी से पता चली इनकी पोजीशन कहाँ थी। एंड ईच हेल्ड बाय ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंड मास इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। पोजीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट mostly peninsular India is traced with the help of the rocks analyzed from the नागपुर एरिया एंड देर आर 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो पोजीशन कैसे पता चली हमें, जो हमारा जो पैलियो मैग्नेटिक डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी पोजीशन पता चली, और जो इंडिया की है बेसिकली वो रॉक से डिटरमाइन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लेट देखते हैं। प्लेट की बाउंड्री जो होती है 3 टाइप्स की होती है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है। डाइवर्जन में क्या होता है, जब ये प्लेट डाइवर्ट होती है तो उसके न्यू क्रस्ट जनरेट होता है।
डाइवर्जेंट में देखो, डाइवर्जेंट मतलब इस तरह से होना, अलग अलग दिशा में जाना, ठीक है। जब ये यहाँ पे इकट्ठा है तो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इधर इधर यहाँ पे मास जो न्यू क्रस्ट है वो जनरेट होता है। न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये प्लेट्स है, मान लीजिए ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बन रही है, तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट फॉर्म होगा। साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड, इसको स्प्रेडिंग साइड बोला जाता है। एंड बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज द मिड अटलांटिक रीज। जो एग्जाम्पल अगर आप दोगे ना तो ये मिड अटलांटिक रीज का यहाँ पे आप एग्जाम्पल दोगे। एट दिस अमेरिकन प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो गई। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, तो ये आपस में यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर। तो क्या होगा, मान लीजिए ये ओशियनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल है, तो मोस्टली क्या होता है, ओशियनिक प्लेट थोड़ी हल्की होती है, थीन होती है, तो कॉन्टिनेंट प्लेट के ये सबमर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है। आपको अगर पूछा जाए कि सबडक्शन जोन कब बनता है, जब मतलब दो प्लेट जो होती है आपस एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के नहीं बट जो वीकर प्लेट होती है वो जो हेवी होती है उसके अंदर चली जाती है, तो वहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है। एंड देयर आर 3 वेज जो कन्वर्जन होता है। तो ये एक तो देखो यहाँ पे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट का सबडक्शन हो सकता है, या तो फिर बिटवीन द ओशियन एंड प्लेट्स, ओशियन एंड प्लेट्स के बीच में होता है, या तो फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है कॉन्टिनेंट भी होता है यहाँ पे, और ओशन भी होता है। तो इस तरह से भी इनका यहाँ पे सबडक्शन होता है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे, थर्ड जो है ट्रांसबाउंड्रीज, ठीक है। ट्रांसबाउंड्रीज वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड। देखो डाइवर्जेंट हो रहा था तो वहाँ पे न्यू क्रस्ट जनरेट हो रहा था, सबडक्शन हो रहा है तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर। एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से, ये इधर जा रही है, मैं इधर जा रहा हूँ, इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से करीब से निकल के जाना। तो इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना फॉर्म होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, तो ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिया है क्या, तो जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रीज। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। और एज द इरप्शन डू नॉट टेक ऑल अलोंग एंटायर क्रेस्ट एट द सेम टाइम एंड देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड आल्सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड हैज इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट पोर्शन। ठीक है, पानी भी खत्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ये रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। The strip of normal and reverse magnetic field that parallel in the mid-oceanic ridge help scientists determine the rates of plate movement। मतलब किस रेट में प्लेट मूवमेंट करती है। तो ये कैसे पता हमें पता, ये मिड ओशनिक रीज जो है इसकी वजह से हमें पता चलता है, क्योंकि ये कोस्ट लाइन के पैरेलल ही चल रही है, तो हमें इससे पता चलता है कि क्या रेट होता है प्लेट का मूव करने का, तो वो कितनी फास्ट मूव करती है। तो यहाँ पे देखो आर्कटिक रीज जो है हैज़ द स्लोवेस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर्स। ओके, और जो ईस्ट पैसिफिक राइज जो है नियर ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक द 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले हैज़ द फास्टेस्ट मूव 15 सेंटीमीटर पर ईयर, 15 सेंटीमीटर। तो ये रेट होता है प्लेट मूवमेंट का। ठीक है, तो ये आर्कटिक के पास का आपने देखा, और यहाँ पे पैसिफिक मतलब सदर्न वाला। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट, किस फोर्स की वजह से प्लेट की मूवमेंट होती है। एट द टाइम वेगनर प्रपोज हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज अ सॉलिड मोशनलेस बॉडी। वैगनर ने जब बोला था कि हाँ, जब उसने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी तब सब साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि अर्थ जो है वो सॉलिड है, मोशनलेस है, मतलब इसमें कोई मोशंस नहीं है, इसके अंदर कोई मोशंस नहीं है। बट हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग बाहर निकल के आई and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless but the dynamic। जब sea floors स्प्रेडिंग वाली जो हेस ने बताया ना, तब पता चला, तब उसके बाद लोगों का भी मतलब साइंटिस्ट का थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि कैसे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट जो है वो स्प्रेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो जब उन्होंने स्टडी किया, अर्थ का इंटीरियर के बारे में भी जाना, तब इनको पता चला कि बस एक अर्थ जो है वो कोई स्टैग्नेटिक या जस्ट मोशनलेस बॉडी नहीं है, तो ये डायनामिक मतलब जिसके अंदर चेंजेस होते हैं बाहर से भी और अंदर से भी, तो वो डायनामिक बॉडी होती है। तो ये यहाँ पे पता चला कि अर्थ एक मोशनलेस बॉडी नहीं है।
एंड द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। तो ये सब ने फैक्ट एक्सेप्ट की कि जो प्लेट जो है वो मूव करती है। मोबाइल रॉक बेनेथ द रिजिड प्लेट्स इज बिलीव टू बी मूविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में ये मूव करती है, जैसे कि सर्कुलर मैनर में ये सर्कुलर मैनर में ये मूव करती है, तो ये बिलीव कर लिया। एंड हीटेड मटेरियल राइजेस टू द सरफेस, और जो भी हीटेड मटेरियल है वो सरफेस के ऊपर आता है, स्प्रेड्स एंड बिंग टू कूल, फिर स्प्रेड होता है, फिर कूल हो जाता है, एंड देन सिंक बैक इनटू डीपर डेप्थ, और फिर डीपर डेप्थ में सिंक हो जाता है। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेक्शन सेल। कन्वेक्शन सेल बोलते हैं इसको साइंटिस्ट। ठीक है, या कन्वेक्टिव फ्लो भी बोला जा सकता है। हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। जो अर्थ के अंदर से जो हीट निकल के आती है, एक तो है रेडियो एक्टिव डिके और दूसरा है रेसिडुअल हीट। दो, ये किसने बोला था? ये आर्थर होल्मस ने बोला था, फर्स्ट कंसीडर किया था इसने। तो यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड दिस आइडिया इन द 1930 विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हेस एंड थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। पहले तो ये आर्थर ने बोला, तो इसके बाद हेस ने जाके ये थोड़ा थोड़ा अपने दिल पे ले लिया और इसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में सोचना शुरू किया। द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मैंटल एंड दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट्स इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। जो भी प्लेट मूवमेंट करती है, इसका रीजन क्या है? जो हमारा मैंटल है वो सॉफ्टन है, ठीक है, और जो दैट लाइज बिलो द रिजिड प्लेट, प्लेट के नीचे हमारा सॉफ्ट मैंटल है, तो इसी की वजह से हमारी प्लेट जो है वो मूव करती है, ये बोला। अब देखते हैं हमारी इंडियन प्लेट कैसे, आज का जो ये इंडिया हम देख रहे हैं, टुडेज इंडिया, तो ये कैसे बना वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये है यूरेशियन प्लेट। बोला जाता है कि यूरेशियन प्लेट को हमारी जो इंडियन प्लेट है आके यहाँ पे कोलाइड हुई, तो यहाँ पे हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ये बोला जाता है। मतलब ये आज का है, आज का अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन होने के बाद यहाँ पे मतलब एक दूसरे को आके ये कोलाइड हुई, इधर से आई, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती, तो यहाँ पे कोलाइड होने की वजह से यहाँ पे माउंटेन्स निकल के आए। लेकिन आज की जो इंडिया की पोजीशन है, क्या पहले भी वैसे ही थी? नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं थी। हमारा इंडिया इक्वेटर के बहुत बहुत नीचे था। ये मान लीजिए यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे इक्वेटर है, और ये हमारा अर्ली इंडिया यहाँ पे था, और ये इंडियन ओशियन यहाँ पे है, तो इतना नीचे था। फिर आज की जो पोजीशन है वो कैसे आई, थोड़े हम फैक्ट्स देखते हैं। पढ़ूंगी नहीं मैं यहाँ पे ज़्यादा, बस इंपॉर्टेंट जितना है वही देखेंगे। इंडियन प्लेट इंक्लूडिंग पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन आता है इंडियन। तो द सबडक्शन जोन अलॉन्ग द हिमालयन फॉर्म्स नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हुआ था, एंड द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू Rakiniyama Mountains of Myanmar towards the island arc along the Java Trench, and this eastern margin is a spreading site lying to the east of Australia in the form of oceanic ridge in South Pacific. ठीक है, and the western margin flows Kirthar Mountain of Pakistan. ठीक है, तो इतना ये है, ज़्यादा इसमें कुछ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये धीरे धीरे हमारा इंडिया जो इंडियन प्लेट जो है ये ओरिजिनली यहाँ पे थी, यहाँ पे इंडियन ओशन के बहुत नीचे थी ये, फिर ये 71 मिलियन ईयर्स आगो यहाँ पे थी, फिर धीरे धीरे मूवमेंट करके फिर 55 मिलियन ईयर पे हम यहाँ पे पहुँच गए इंडियन ओशन। फिर हमने 38 मिलियन ईयर्स आगो हमने इक्वेटर को भी, मतलब ये थोड़ा एरिया रह गया था इक्वेटर के नीचे, ठीक है, फिर 10 मिलियन ईयर्स आगो हम यहाँ पे आए, जो आज की यहाँ पे पोजीशन है, और ये अभी आज की पोजीशन है। तो आज हमारे इंडिया से, मतलब पूरे इंडिया से नहीं बट हाफ इंडिया से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे इंडिया से, और जो सदर्न पार्ट आता है फिर भी सब ट्रॉपिकल एरिया में हम आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा स्प्रेड मूवमेंट हुई। तो ये आपका यहाँ पे ये होमवर्क है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं, एक 33 थी था, उसको पास कर रहा था इंडिया, तो वहाँ पे टकरा गया, तो उसकी वजह से डेक्कन ट्रैप हमारा जनरेट हुआ। फिर आगे फिर भी हमारी इंडियन प्लेट रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई एकदम जाके जो हमारी यूरेशियन प्लेट है उसको टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, हमारे हिमालय निकल के आए। तो आज भी हमारे हिमालय राइज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी इंडिया की जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हमारा इंडिया शायद, मुझे लगता है क्या बोलते हैं, रशिया को पीछे पूरा ढकेल के आगे बढ़ेगा शायद, हो सकता है फ्यूचर में, तब तक हम नहीं रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन हमारा इंडिया रुकेगा नहीं, मतलब इंडियन प्लेट जो है वो रुकेगी नहीं। ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट का कहना है, मेरा नहीं। तो ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो ये रहता है न्यूज़ में, कहाँ पे लोकेट करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना।
हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। बहुत सीरियस पढ़ाया यार मैंने। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप अफ्रीका अमेरिका हैव बीन लोकेटेड साइड बाय साइड। तो ये तो देखो अब्राहम ओर्टेलियस ने ही बोला था, ठीक है। ए पोलर फीलिंग फोर्स रिलेटेड टू, मैंने बोला था रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है उससे रिलेटेड था ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट। माइनर प्लेट कौन सी नहीं है? देखो नजाका माइनर है, फिलीपाइंस माइनर है, अरेबिया माइनर है, अंटार्कटिका जो है वो माइनर नहीं है, ठीक है। अब कहाँ पे आ गए हम? हाँ हो गया, क्या रहेगा अब तो। हाँ यहाँ पे बोला कि प्लेट बाउंड्री एंड दी ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन, तो वहाँ पे क्या कौन सी है हमारी? कन्वर्जेंट, ठीक है। कौन सी कन्वर्जेंट? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, तो ये हुआ था। और यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स वाज नॉट कंसिडर्ड बाय दोज व्हाइल डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रीच, स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड observed in rocks of ocean floor, distribution of fossil and different continents and age of rocks and ओशन फ्लोर। तो ये नहीं देखा था, ये किस में देखा था हमने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में नहीं देखा था ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ये हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखा था, ठीक है। बाकी के जो यहाँ पे 30 या 50 वर्ड्स में लिखने, 150 वर्ड्स में, ये 30 और 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बोले। जब आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर आप लिखते रहिए ताकि लंबे टाइम के लिए आप याद रख सको। तो होप कि आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो आप खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या समझ में आपको नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ठीक है। क्या पता अगर वो भी शायद मुझे भी अच्छे से नहीं आता तो मैं उसके ऊपर स्टडी करूँ और अच्छे से आपको भी बताऊँ और मेरा भी हो जाए। देखो हम सब लोग पढ़ रहे हैं, नहीं एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप बताते रहिए तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।